नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। लाइन ऑफ कंट्रोल क्या सोच के खींची गई थी और उन सब के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल 1989 में एक वक्त पिघलती हुई नजर भी आई थी, जिस वक्त आतंकवाद घाटी में सरहदों के इस पार और उस पार एक समान हो चला था। लेकिन आज इसका जिक्र क्यों? जिक्र इसलिए क्योंकि आज खास तौर से बात हुर्रियत की होगी। वो हुर्रियत जिसको लेकर बातचीत होगी या नहीं, ऐसी उहापोह बनी हुई है कि लग रहा है नहीं होगी। इसलिए हमने खास व्यवस्था की है कि 10:30 बजे हुर्रियत के नेता JKLF नेता यासीन मलिक भी हमारे साथ जुड़ जाएं। लेकिन उससे पहले आइए जरा लाइन ऑफ कंट्रोल हुर्रियत को लेकर दो देशों के बीच में किस तरीके से खिंच चुकी है, इस नज़ारे को भी समझ लें। क्योंकि इस लाइन ऑफ कंट्रोल का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि दो तरफ दो देश। मसला यह है कि एक देश के भीतर कश्मीर और कश्मीर में हुर्रियत से बातचीत किए बगैर भारत से बातचीत नहीं। यह कौन सा रास्ता है जो इस्लामाबाद से दिल्ली आने के लिए पहले कश्मीर जाना चाहता है और कश्मीर भी दिल्ली से जुड़ने से पहले इस्लामाबाद देखना चाहता है? रिपोर्ट देखिए। अब मुलाकात का रास्ता उलझ चुका है, यानी मुलाकात नहीं होगी। बातचीत खतरे में पड़ चुकी है, यानी बातचीत नहीं होगी। क्योंकि दो देशों की बातचीत के बीच में हुर्रियत आ खड़ी हुई है, जिसे भारत मान्यता देना नहीं चाहता और पाकिस्तान बिना उसकी मान्यता के अपने अस्तित्व पर ही संकट मंडराते हुए लगातार देख रहा है। और आज इसका खुला असर तब नजर आया जब भारत ने संकेत दिए कि मुलाकात दो देशों के बीच है, तो फिर हुर्रियत कहां से आ गई? और पाकिस्तान ये कहने से नहीं चूका कि हम भारत की नहीं सुनेंगे और डिप्लोमेसी में हमें शर्त नहीं चाहिए, हम भारत से डिक्टेशन नहीं लेंगे। तय शेड्यूल के मुताबिक अलगाववादियों से रविवार को ही मुलाकात होगी। तो बातचीत से पहले की तलखी भरी बात ने ही जतला दिया कि सरताज अजीज का दिल्ली आना मुश्किल है। क्योंकि भारत अगर हुर्रियत को लेकर झुकता तो साल भर पहले विदेश सचिव स्तर की बातचीत रद्द करने पर भी सवाल उठते और मोदी की विदेश नीति को भटका हुआ हर कोई करार देता। और अगर सरताज अजीज हुर्रियत से नहीं मिलते तो पाकिस्तान की कश्मीर पर टिकी नीति ही डोल जाती, या कहें पहली बार पाकिस्तान कश्मीर राग के बगैर दिखाई देता, जो नवाज शरीफ सरकार के लिए भी खतरे की घंटी ही है। क्योंकि पाकिस्तानी सेना और ISI कश्मीर पर चर्चा बगैर भारत से बातचीत को कभी मान्यता देते ही नहीं। और यही सवाल उफा बैठक के वक्त भी पाकिस्तान में उठा था, क्योंकि कश्मीर मुद्दे को जिंदा रखना पाकिस्तान की जरूरत है और उफा बैठक में इसका जिक्र हुआ नहीं। इसीलिए जब वो वापस लौटे तो वहां उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। और शायद इसीलिए आज पाकिस्तान का हर पूर्व राजदूत ये कहने से नहीं चूक रहा कि कश्मीर के बगैर बातचीत अधूरी है। उफा में भी कहा गया था कि ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज और ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज में कश्मीर भी है और उसके हल के लिए हुर्रियत के साथ हमारी बातचीत। हम ये नहीं कह रहे कि हुर्रियत को आप अंदर कॉन्फ्रेंस के रूम में बिठाएं दोनों साइड्स के साथ। हम ये कह रहे हैं कि हम उनसे मिलना चाहते हैं, बातचीत उनके साथ करना चाहते हैं। उन्होंने कभी पहले एतराज़ नहीं किया, सिर्फ मोदी साहब के आने से ये शुरू हुआ, नहीं तो ये हुर्रियत के डेलीगेशंस भी आए हैं पाकिस्तान। लेकिन भारत की मुश्किल है कि प्रधानमंत्री मोदी ने लीक तोड़कर उफा में नवाज शरीफ को आमंत्रित किया और उफा में सिर्फ आतंक पर बात हुई और माना यही गया कि NSA स्तर की बातचीत आतंकवाद को लेकर ही होगी। यानी कश्मीर का कोई जिक्र ना उफा में आया, ना NSA मुलाकात में इस पर कोई बात होनी थी। लेकिन झटके में हुर्रियत से सरताज अजीज की मुलाकात के निमंत्रण ने फिर बातचीत को साल भर पहले वाले हालात तले लाकर खड़ा कर दिया, जब भारत पाकिस्तान के विदेश सचिव की मुलाकात रद्द हुई थी और अब NSA यानी दोनों देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की मुलाकात और बातचीत नहीं हो पाएगी। और उसके संकेत कुछ इस तरीके से दिए गए। The UFA understanding on the talks read out jointly by the two foreign secretaries was very clear. The NSAs were to meet to discuss all issues connected to terrorism. This was the only agenda set for them by the two prime ministers. The insistence on meeting Hurriyat as a precondition is also a complete departure from the UFA understanding. India has always held the position that there are only two stakeholders in our relationship, not three. मुश्किल यह नहीं है कि बातचीत होगी या नहीं होगी, मुश्किल यह है कि हुर्रियत कश्मीर में है, कश्मीर भारत में है। पाकिस्तान हुर्रियत को तरजीह दे रहा है, भारत कश्मीर को देखता है जब जब तो वहां उसे कुछ झंडे लहराते हुए दिखाई देते हैं। पहले सिर्फ पाकिस्तान के हुआ करते थे, अब IS के भी, और आज तो एक चेहरा भी निकल कर आ गया, बगदादी का चेहरा। 4 झंडे और एक चेहरा, और फिर बगदादी का चेहरा पहली बार इस तरह वादी में लहराया गया।
और इन सब के पीछे चेहरा ढके युवा कश्मीरी। बावजूद इसके कि 2 महीने से लगातार हर जुमे के दिन श्रीनगर के डाउनटाउन की जामा मस्जिद पर ये झंडे लहराए जाते रहे और श्रीनगर से दिल्ली तक में पिछले 2 महीनों से लगातार इस तरह झंडे फहराने का विरोध मुफ्ती सरकार से लेकर मोदी सरकार करती रही, लेकिन रुका कुछ भी नहीं। यानी पहले IAS का झंडा, फिर कश्मीर में IAS का स्वागत और अब IAS के सरगना बगदादी का चेहरा। लगातार 7वें जुमे के दिन जिस तरह श्रीनगर में जुमे की नमाज के ठीक बाद खुले तौर पर बेरोक टोक ये सब होता रहा और हर बार हुर्रियत नेता अपनी तकरीर में दिल्ली को कटघरे में खड़ा कर आतंक की गिरफ्त में आते युवा कश्मीरियों को सियासी हवा में उड़ाते रहे, वह सब कुछ पहली बार ही हो रहा है, क्योंकि राजनीतिक तस्वीर आज जामा मस्जिद में खुलकर उभरी। जम्मू कश्मीर के मसले को हल किए बगैर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में दोस्ती नहीं हो सकती। यानी कोई फर्क नहीं कि कश्मीर को लेकर जो रुख पाकिस्तान का है, उसी दिशा में वादी की हवा को हुर्रियत भी बहा रही है। इसीलिए पहली बार जुमे की नमाज के बाद उमर फारूक भारत पाकिस्तान के बीच होने वाली बातचीत को भी अपनी तकरीर का हिस्सा बना गए और भारत के रुख की खुली आलोचना करने से भी नहीं हिचके। ये कोई मामला नहीं है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पहले मिले सरकार अजीज साहब से या बाद में मिले, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये तो मोडालिटी की बात है, अप्रोच की बात है। अगर बाद में भी मिला जाए इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, पहले मिला जाए उसमें भी कोई हर्ज हुकूमत हिंदुस्तान को नहीं होना चाहिए। और खास बात यह है कि जो युवा कश्मीरी उमर फारूक को सुन रहे थे, वही तकरीर खत्म होने के बाद जामा मस्जिद की छत पर खड़े होकर पाकिस्तान और IAS का झंडा फहराते हुए नजर आए। यानी एक तरफ जो सवाल हुर्रियत के नेता कश्मीर के लिए उठाना चाहते हैं, उसी कश्मीर में युवा कश्मीरी कश्मीर में आतंकवाद की नई दस्तक के लिए सीरिया को भी देख रहा है। मुश्किल इतनी भर नहीं है कि दरअसल आतंक का एक नया चेहरा घाटी में नजर आ रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान हुर्रियत को कह रहा है, निमंत्रित कर रहा है, आमंत्रित कर रहा है कि पहले आपसे मिलेंगे। मुश्किल यह है कि एक चुनी हुई सरकार भी जम्मू कश्मीर में है। इस पूरे दायरे में देखिए तो मुफ्ती सरकार क्या कर रही है, वो खामोश क्यों है, उसकी कोई अहमियत नजर क्यों नहीं आ रही है। रिपोर्ट देखिए। और शायद दिल्ली का सबसे बड़ा संकट यही है कि कश्मीर शब्द आते ही मुफ्ती मोहम्मद सईद यानी चुनी हुई सरकार के मुखिया खामोश दिखाई देते हैं, जिन्हें जनता ने वोट दिया। गिलानी सरीखे अलगाववादी सबसे ज्यादा सक्रिय नजर आते हैं, जिनकी सियासी जमीन है ही नहीं और पाकिस्तान के बातचीत का नजरिया भी दिल्ली से ज्यादा हुर्रियत से बात को तरजीह देने में नहीं हिचकिचाता। तो अब सवाल 3 है। पहला, कश्मीर में चुनी हुई सरकार की भूमिका है क्या? दूसरा, हुर्रियत की भूमिका पाकिस्तान का नाम आते ही बड़ी क्यों हो जाती है? और तीसरा, हुर्रियत की पहचान क्या पूरी तरह पाकिस्तान से जुड़ चुकी है? असल सवाल तीसरा है, क्योंकि हुर्रियत का नाम आते ही इस्लामाबाद की बाँछें खिलती हैं और दिल्ली के माथे पर शिकन। खुद अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को याद है कि जैसे ही पिछली बार वो दिल्ली में पाकिस्तान की एम्बेसी में घुसे, वैसे ही दोनों देशों के बीच विदेश सचिवों की बैठक रद्द कर दी गई। पिछली बार भी यही वाक़ा हुआ जब अगस्त के महीने में फॉरेन सेक्रेटरीज की बातचीत होनी थी। जो ही मैं दिल्ली पहुंचा तो मैंने पाकिस्तान एम्बेसी एंट्री ली, तो यहाँ से मोदी सरकार ने टॉक्स को कॉल ऑफ किया। तो अब की बार भी ये जो माहौल बन रहा है, तनाव सा है सरहदों पे भी और आपस में भी, बिकॉज ऑफ कश्मीर। यानी संकेत साफ है, घाटी से निकलते सवाल दिल्ली पहुंचने से पहले इस्लामाबाद का दरवाजा खटखटाते हैं और इस्लामाबाद भी दिल्ली आने से पहले घाटी के दरवाजे पर दस्तक देना नहीं भूलता। सरताज अजीज साहब जो NSA के टॉक्स कल होने वाले हैं 23 और 24 को, तो पाकिस्तान ये तो रूटीन में उन्होंने बुलाया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और हिंदुस्तानी अवाम को देखना चाहिए क्यों इसमें रुकावट डाल रहे हैं। संडे को 6 बजे रात को मिल रहे हैं, इवनिंग को रिसेप्शन है पाकिस्तान हाउस में, पाकिस्तान एम्बेसी में हमारी मीटिंग नहीं है बल्कि रिसेप्शन है, हाई कमिश्नर साहब अब्दुल बासित साहब ने दिया है। तो लाजमन जब बात होगी तो हम अपना मौक़िफ़ रखेंगे और कश्मीर के बारे में जो पाकिस्तान का स्टैंड रहा है वो बड़ा क्लियर सामने आ रहा है। तो अब सवाल है, कल शब्बीर शाह दिल्ली आएंगे, पाकिस्तान की एम्बेसी में जाएंगे और उसके बाद नया सवाल यह खड़ा होगा कि डिप्लोमेसी का हिस्सा होना क्या चाहिए। पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए NSA दिल्ली पहुंचे तो वो किस तरफ देखे
और दिल्ली जो लगातार हुर्रियत को नजरअंदाज कर पाकिस्तान की तरफ देख रहा है, अब उसकी भूमिका क्या होनी चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान इस हकीकत को समझ चुका है कि भारत के भीतर के अंतर्विरोध को अगर वो अपने साथ खड़ा कर लेता है तो उसके सौदेबाजी का दायरा बढ़ जाएगा। तो सवाल या रास्ता दिल्ली को चुनना है कि उसे पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए या फिर उससे पहले घाटी को दिल्ली के साथ जोड़ना जरूरी है। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। कश्मीर के जो हालात हैं उसके लिए जिम्मेदार है कौन? क्या पाकिस्तान? पाकिस्तान जिम्मेदार हो ना हो, लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं देश के भीतर भी उसको मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश किस रूप में हुई? ये सारे सवाल हैं जो हमको लगता है आज यासीन मलिक साहब से पूछे जाएंगे, जो 10:30 बजे हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन कश्मीर को लेकर दिल्ली क्यों और कैसे फेल हो जाती है, चुनी हुई सरकार भी कुछ नहीं कर पाती है, ये मसरत आलम के केस को ही देखकर समझा जा सकता है। 6 महीने नहीं हुए हैं, अब उनकी रिहाई तय हो गई है। हाईकोर्ट ने कह दिया है जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट था वो नहीं टिकता है, इसीलिए इनको रिहा कर दिया जाए, यानी जेल में अब ये बंद नहीं रहेंगे। तो याद कीजिए उस पूरे दौर को जिस समय नारे लग रहे थे घाटी के भीतर पाकिस्तान जिंदाबाद, और इन सब के बीच दिल्ली और पार्लियामेंट के भीतर तक ये आवाज उठी थी कि मसरत आलम बाहर कैसे घूम रहा है। ये सारे सवाल बेचैन कर सकते हैं देश के भीतर, लेकिन इन सारी स्थितियों के साथ हम आपको आज लिए चलते हैं 1989। याद कीजिए उस दौर में आतंकवाद का जो चेहरा घाटी में था, और आज जिस हालात में दो देशों के बीच बातचीत इसलिए रुक रही है क्योंकि कश्मीर का मसला सामने आ रहा है या कश्मीर को मुद्दा बनाया जा रहा है। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। यह 1989 के उस आतंक की दस्तक है जब लाइन ऑफ कंट्रोल बेमानी हो गया था। उस वक्त देश के जिस गृह मंत्री की बेटी का अपहरण हुआ और खुले आसमान तले यह खुला नजारा पूरी दुनिया ने देखा, आज की तारीख में वही शख्स जम्मू कश्मीर का सीएम है। और आतंक को इतने करीब से देखने वाले मुफ्ती मोहम्मद सईद घाटी की हर रौ से वाकिफ हैं। लेकिन सवाल है कि उन्हीं के राज में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस चुनी हुई सरकार से कहीं ज्यादा ताकतवर क्यों दिखाई देने लगी, या कहें 25 बरस बाद भी बंदूक थामे हाथों पर बंदिश कोई भी चुनी हुई सरकार लगा क्यों नहीं पाई। तो समझना होगा कि 1989 में जिन हाथों में बंदूक थी वही हाथ मार्च 1993 में एकजुट हुए और घाटी में हुर्रियत का झंडा फहराया। लेकिन यह झंडा सियासी नहीं बल्कि भावनाओं के साथ जुड़ा था, क्योंकि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, यह फलसफा भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में संभव नहीं। इसका एहसास भी बंदूक उठाए हाथों को समझ में आ चुका था, और इसीलिए हुर्रियत बनी और बिना बंदूक युवा कश्मीरियों के दिमाग पर काबू करने की फितरत उसने पाल भी ली। हुर्रियत को खुले तौर पर परवेज मुशर्रफ ने सहेजा, तो भारत में भी वाजपेयी सरकार के दौर में हुर्रियत से न सिर्फ बात हुई बल्कि पाकिस्तान जाने तक का वीजा दिया गया, जिसका जिक्र अब हुर्रियत के नेता कहीं ज्यादा सलीके से करते हैं, क्योंकि मोदी सरकार हुर्रियत को बर्दाश्त नहीं करती। हम ये सवाल करना चाहते हैं, ये तो वही हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है जिसके साथ बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर एल.के. आडवाणी ने बात की। यानी इस्लामाबाद और दिल्ली के बीच कश्मीर को रखने की फितरत पाकिस्तान ने पाली और अपनी विदेश नीति का हिस्सा बनाकर भारत के सामने पेश कर दिया। लेकिन भारत कभी इस मर्म को समझ नहीं पाया कि कश्मीर में चुनी हुई सरकार के समानांतर हुर्रियत सरीखे संगठन को अलग पाकिस्तान मान्यता देता है, तो उसका रुख होना क्या चाहिए। और शायद वजह भी यही है कि सरकार से ना निगलते बना ना उगलते, और आलम यह हो चला कि कश्मीर में अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा पर हर बरस 112 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। अलगाववादी नेताओं के होटल में ठहरने का 5 साल का बिल 21 करोड़ का है। पाकिस्तानी उच्चायोग के दिल्ली बुलावे पर आने पर भी होटल का बिल सरकार ही भरती है। प्रधानमंत्री सऊदी अरब गए थे तो पहली बार पहुंचकर उन्होंने यही कहा था, जब वहां पर लोगों को देखा जो भारतीय हैं वो लघु भारत देख रहे हैं। और आखिरी रैली दुबई स्टेडियम में यही जिक्र भी किया गया। लेकिन उस लघु भारत में एक नागरिक की मौत हो जाती है, माँ बाप इंतजार करते हैं, 2 महीने हो गए, शव नहीं पहुंचा है। रिपोर्ट देखिए। दर्द और गम के सैलाब में डूबा ये परिवार है ऊना के संसार चंद का, जिन्होंने बड़ी उम्मीदों से अपने बेटे को नौकरी के लिए सऊदी अरब भेजा था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इसके बाद वो कभी अपने बेटे का चेहरा नहीं देख पाएंगे। तिलक लगाकर पति को विदेश भेजने वाली पत्नी को क्या पता था कि पति का शव भी वापस नहीं लौटेगा। जी हाँ,
हिमाचल प्रदेश के ऊना का 44 साल का नरेश 2013 में नौकरी के लिए सऊदी अरब के रियाद गया था। 2 साल अच्छे गुजरे, लेकिन बीते 21 जून को नौकरी के दौरान ही रियाद में नरेश की बीमारी की वजह से मौत हो गई। नरेश की मौत का दुख ही क्या कम था जो उसके शव के वापस देश न आने से परिवार टूट गया है। 2 महीने से परिवार शव वापसी का इंतजार कर रहा है। मेरी बस सरकार से ये विनती है कि बस मेरे पापा की जो डेड बॉडी है जल्दी से जल्दी यहाँ पर भेजें। मैं बार बार यही अरदास करती, मेरा बच्चा मेरे घरे पहुँच जाए, बस मैं और कुछ नहीं मांगती किसी को भी। मेरा बच्चा मेरे घरे आ जाए। मैंने 2 महीने हो गए, 3 महीने अंदर रोज दिन हो। पाकिस्तान में फंसी गीता को वापस लाने के लिए भले सुषमा स्वराज से लेकर सलमान खान तक गुहार लगा रहे हैं, लेकिन नरेश के शव के लिए न सुषमा स्वराज की तरफ से कोई कार्रवाई हुई, न स्थानीय सांसद अनुराग ठाकुर की तरफ से। विदेश मंत्रालय को ईमेल के जरिए भी सारे दस्तावेज मुहैया कराए जा चुके हैं। नरेश का परिवार इस अधिकारी से उस अधिकारी के दफ्तर के चक्कर काट रहा है, लेकिन उन्हें मिल रहा है सिर्फ वायदों का झुनझुना। हम तो यही चाहते हैं, सरकार से यही गुजारिश है हाथ जोड़ करके कि हमारा जो आदमी का एक अधिकार होता है, लास्ट राइट जिसको बोलते हैं, वो उस आदमी को मिले। जो जहाँ की मिट्टी है वो वहीं पे वो आकर के अपना उसमें मिल जाए। हमारी यही इच्छा कि हम आखिरी बार अपने पर्सन को देखें। तो सवाल सऊदी में काम करने वाले मजदूरों का है, जिनके लिए चंद दिनों पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुबई पहुंचकर सुविधाओं की पोटली खोली थी। लेकिन इस परिवार को क्या पता कि सुविधाएं जिंदा लोगों के लिए होती हैं और नरेश तो मर चुका है। संदीप खडवाल, ऊना, आज तक।